नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने नोटिस किया होगा सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। वॉइस पाठशाला में हम आपको क्लास 10 का सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने पहले भी चैप्टर्स करवा दिए हैं और आगे भी चैप्टर्स करवाएंगे। हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट आपका 50 to 60% सिलेबस खत्म करवा दिया है। 40 to 30% सिलेबस आपका बाकी रहने वाला है। जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम सिविक्स का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर हम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका हमने एक लेक्चर ऑलरेडी करवा दिया है। ये आज क्लास जो है वो सेकेंड लेक्चर रहने वाला है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के कौन कौन से पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग जानेंगे, पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलते हैं। फिर हम कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे। फिर हम फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे। फिर हम पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम नेशनल पार्टीज के बारे में जानेंगे, नेशनल पार्टीज। अब ये नेशनल पार्टीज में दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया क्या है और दूसरा हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम रीजनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रीजनल पार्टीज या उनको हम स्टेट पार्टीज भी बोलते हैं। उसके बाद हम जब रीजनल पार्टी स्टेट पार्टी पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज वैसे डेमोक्रेसी में है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक बनी रहे। तो प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल पार्टी, और फिर बाद में हम सोल्यूशन देखेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का पूरा ओवरव्यू होने वाला है। इतने सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। अब अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग पढ़ा था। फिर हमने पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स जाने थे और फिर हमने पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस जाने। मैं एक बार फिर बता देता हूं मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ में आके इलेक्शन लड़ते हैं ताकि वो सरकार बना सके। जितने भी लोग एक साथ आते हैं उन सब की आइडियोलॉजी जो है वो एक होती है, या उन सब की पॉलिसी या प्रोग्राम जो है वो एक होते हैं, जिनको लगता है हमारे देश के लिए या हमारे समाज के लिए सबसे बेहतर है। अगर कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो 3 कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। सबसे ऊपर आते हैं लीडर्स, फिर आते हैं एक्टिव मेंबर्स, फिर आते हैं फॉलोअर्स। अगर फंक्शंस की बात करें पॉलिटिकल पार्टी की तो सबसे पहला फंक्शन यही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती है जो कि उनको लगता है समाज के लिए सबसे बेहतर है या देश के लिए सबसे बेहतर है। फिर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, फिर पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है, फिर पॉलिटिकल पार्टी लॉ बनाती है। जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाती है वो ओपोजिशन का रोल प्ले करती है, और वो जब ओपोजिशन का रोल प्ले करती है तो जनता के बहुत सारे इश्यू जो है वो सरकार के सामने लेकर आती है। पॉलिटिकल पार्टी का एक और जो है फंक्शन ये है कि वो जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। तो टोटल 7 फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी के। अब आज की क्लास के अंदर हम जो है वो इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी की
इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम देखेंगे हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी वी शुड हैव, एक देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, वी शुड हैव। और लास्ट में हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज की दो चीजें पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी, किसको हम नेशनल पार्टी बोलेंगे, और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी नेशनल पार्टीज है, हम 6 नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। नेसेसिटी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है। सबसे पहली नेसेसिटी, फंक्शंस ले लो। पॉलिटिकल पार्टी के मैंने आपको 7 फंक्शन बताए। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो वो सारे फंक्शंस प्ले नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है, वो पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती है जो कि उनको लगता है देश के लिए सबसे बढ़िया है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कोई भी एक कलेक्टिव पॉलिसी या प्रोग्राम नहीं बन पाएगा देश के लिए। सेकेंड, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है। अच्छा, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी होगी तो भी आप इलेक्शन लड़ लोगे, तो वो जो है वो नेसेसिटी में नहीं आएगा। थर्ड क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, जब पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो सरकार बनाने के अंदर मदद करती है और सरकार चल सके उसमें मदद करती है। इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, सब लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और वो सब जीत के आ गए। अब सब लोग अलग अलग है क्योंकि उनकी कलेक्टिव थिंकिंग नहीं है, तो सरकार कौन बनाएगा, वो सारे आपस में लड़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि सरकार बन सके और वो सरकार स्मूथली काम करे। तीसरा, मान लो कि आपने इतने सारे अलग अलग लोग जो आए हैं चुन के, उन्होंने किसी भी तरह से सरकार बना ली, तो जब लॉ बनाने की बारी आएगी तो फिर आप लॉ कैसे बनाओगे, क्योंकि हर एक आदमी अपने एरिया के लिए बात करेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरे रीजन के लिए बात करती है, पूरे देश के लिए बात करती है, तो वो कलेक्टिव पॉलिसी या प्रोग्राम बनाती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगे तो हर एक इंडिविजुअल अपने एरिया के लिए सोचेगा, वो कलेक्टिव लॉ बना ही नहीं पाएगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंस है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉज बनाने के अंदर मदद करती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगे तो लॉज नहीं बन पाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, यहां पर अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो अपोजिशन का रोल कौन प्ले करेगा, सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। कोई किसी को जो है, अब आप देखते हो कि जो है वो रूलिंग पार्टी अगर कुछ लॉ लेके आई है तो अपोजिशन उसका विरोध करती है, वो आपको अगर इंडिविजुअल लोग होंगे तो वो देखने को नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी जनता के इश्यूज रेज करती है, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, सब इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो सिर्फ अपने एरिया के इश्यूज रेज करेंगे, वो कलेक्टिव गुड के लिए जो है वो कभी भी रेज नहीं करेंगे। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है सबसे मेन उसका जो है वो इंपॉर्टेंस ये है कि पॉलिटिकल पार्टी आपको रिप्रेजेंटेटिव देती है जिसको आप चुन सको। हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका देती है कि ये नहीं तो ये। तो इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे, दे हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर ओपोजिशन पार्टी नहीं होगी, ओपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो जो वेरियस इश्यूज चल रहे हैं कंट्री के अंदर वो गवर्नमेंट के सामने कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि कोई उसकी बात ही नहीं करेगा। सेकेंड नेसेसिटी, दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट फॉर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ में लाके क्या बनाते हैं, सरकार। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो ये सारे लोग एक साथ नहीं आ पाएंगे और सरकार नहीं बन पाएगी। मान लो कभी आ भी गए तो सरकार चल नहीं पाएगी। तीसरा, दे वर्क एज अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट एंड रिस्ट्रेन गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज जस्टिफाई एंड अपोज। क्योंकि गवर्नमेंट का एक रोल ये होता है कि वो लॉज बनाते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं और उनको बैक करते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगे, सब लोग इंडिपेंडेंट होंगे, तो लॉ बनाने में हमको जो है मुश्किल आएगी। ठीक है, पॉलिसीज बनाने में दिक्कत आएगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की ये तीसरी इंपॉर्टेंस है। पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल द नीड ऑफ एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पॉलिटिकल पार्टी है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की जो रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। कौन देता है आपको, पॉलिटिकल पार्टीज देते हैं। तो अगर आपको नेसेसिटी या इंपॉर्टेंस देखनी हो पॉलिटिकल पार्टी की, तो जो फंक्शंस हैं उन्हीं को आप लिख सकते हो कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो जो फंक्शंस है पॉलिटिकल पार्टी के वो कौन करेगा।
तो आप उसको ऐसे देख सकते हो कि मैंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी कि पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है। अब मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो सरकार कौन बनाएगी? इंडिविजुअल लोग कैसे सरकार बना लेंगे? क्योंकि सरकार बनाने के लिए आपको एक मेजोरिटी चाहिए जिसमें वो लोग एक साथ में रहे। आपने सरकार बना ली, 2 साल बाद 2 लोग चले गए तो आपकी सरकार वापस गिर गई, तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। फिर लॉस कैसे बनाओगे? तो ये सारे इश्यूज आते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी रिजॉल्व करती है। अब सवाल ये आता है कि हमको कितनी पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। ये जो है एक काफी वेग आंसर है। कितनी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री कैसी है, आपकी कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो। तो पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी वी शुड हैव? इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी में सबको छूट है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। मोर देन 750 पार्टी आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर अपन देखें तो 750 पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्री में एक ही पार्टी है और वो एक ही पार्टी सरकार बनाती है, तो वहां पे उसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। ये कहां पर है? चाइना में। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि वन पार्टी सिस्टम कहां पर चलता है? चाइना में चलता है। लेकिन ये वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों डेमोक्रेटिक नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास में चॉइस होनी चाहिए, वन पार्टी सिस्टम में कोई चॉइस नहीं है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है सिटीजन्स को। तो इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज, सच पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। एक हमने पढ़ा वन पार्टी सिस्टम जो कि चाइना में है, जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। तो कुछ कंट्रीज में क्या है, जो गवर्नमेंट है वो 2 पार्टीज के बीच में जो है वो स्विंग करती है, कभी इसकी सरकार कभी इसकी सरकार। ऐसी सिस्टम को बोलते हैं हम टू पार्टी सिस्टम। ये चलता है आपका यूएसए और यूके में। वन पार्टी सिस्टम चल रहा है चाइना में, टू पार्टी सिस्टम चल रहा है आपका यूएसए और यूके में। When more than 2 party are allowed to come in power on their strength or in alliance with the other parties, it is called multi-party system. जब 2 से ज्यादा पार्टी पावर में आने का चांस रखती है तो उसको अपन बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अब वो 3 पार्टी भी हो सकती है, 4 पार्टी भी हो सकती है, 5 पार्टी भी हो सकती है। एक हमने देखा कि एक कंट्री में एक ही पार्टी बार बार सरकार बना रही है, उसको हम बोल रहे हैं वन पार्टी सिस्टम, जो कि चाइना में। एक कंट्रीज का हमने एग्जांपल लिया कि जो सरकार है वो 2 पार्टी के बीच में स्विंग कर रही है, तो उसको हमने बोल दिया टू पार्टी सिस्टम, यूएसए और यूके में। जिस कंट्री के अंदर सरकार 2 से ज्यादा पार्टीज बना सकती है, फॉर एग्जांपल जो है या तो बीजेपी बना ले या कांग्रेस बना ले या जो है आम आदमी पार्टी बना ले, 3 पार्टी के बीच में सरकार आ सकती है, तो यहां पर क्या हो गया? मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, और ये मल्टी पार्टी सिस्टम कहां चलता है? इंडिया में। ठीक है, when several parties in multi-party system join hand for purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or front. इसको देखो समझो, जब एक से ज्यादा जब पार्टीज एक साथ में आती है, क्यों आ रही है? ताकि वो इलेक्शन लड़ सके और सरकार बना सके। तो जब बहुत सारी पार्टी एक साथ में आके चुनाव लड़ती है, तो जब वो एक साथ में आ गई तो उसको हम बोलते हैं अलायंस या फ्रंट। अब इंडिया में जो है वो 3 तरीके के अलायंस है। अच्छा देखो, एक वर्ड है अलायंस, एक है कोएलिशन। अलायंस है इलेक्शन से पहले का, कोएलिशन है इलेक्शन से बाद का। अलायंस कब होता है? चुनाव लड़ने के लिए जब पार्टी साथ में आती है उसको हम बोलते हैं अलायंस। और कोएलिशन कब बोलते हैं? जब गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत सारी पार्टी एक साथ में आती है, उसको हम बोलते हैं कोएलिशन। तो अलायंस क्या होता है? जब बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए एक साथ में आती है और वो चुनाव लड़ती है ताकि वो पावर में आ सके, उसको हम बोलते हैं अलायंस या फ्रंट। इंडिया में 3 जो है वो अलायंस या फ्रंट है। एक है आपका एनडीए, एक है आपका यूपीए और एक है आपका लेफ्ट फ्रंट। एनडीए फ्रंट मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट जो कि लेफ्ट पार्टीज का है। एनडीए में जो मेजर पार्टी है वो है आपकी बीजेपी और यूपीए में जो आपकी मेजर पार्टी है वो है आपकी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
नो पार्टी इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। कोई, अब ये मैंने बोला कहीं वन पार्टी सिस्टम में, कहीं पे टू पार्टी सिस्टम में, कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम में, कौन सा पार्टी सिस्टम किस कंट्री के लिए बेहतर है ये चेंज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन दैट कंट्री या उस कंट्री की डेमोग्राफिक्स के ऊपर। देयरफॉर अ पार्टी सिस्टम हैज टू बी चूजन एज पर नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। किस कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम चलेगा ये उस कंट्री की नीड या उस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होना चाहिए। इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखो अभी क्या क्या पढ़ा अभी तक अपन ने। सबसे पहले हमने देखा कि नेशनल पार्टी की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी की सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि पॉलिटिकल पार्टी होगी तो सरकार बन पाएगी आसानी से और सरकार आसानी से चल पाएगी, पहली इंपॉर्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो लॉज आसानी से बन पाएंगे, पॉलिसीज आसानी से बन पाएगी और पॉलिसीज को अपोजिशन और पॉलिसीज का सपोर्ट आसानी से हो पाएगा। पॉलिटिकल पार्टी होगी तो जो वेरियस इश्यूज हैं नेशनल इंटरेस्ट के या स्टेट इंटरेस्ट के, वो जो है उसको रेज करने में आसानी मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों को चॉइस प्रोवाइड करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी लोगों को चॉइस प्रोवाइड कर सकती है, या तो आप इसको चुन सकते हो या फिर आप इसको चुन सकते हो, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये कहां से आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से। अब सवाल ये आता है कि हमारे को कितनी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। इंडिया में अगर अपन बात करें तो 750 पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन किसी कंट्री के अंदर जो सरकार है वो एक ही पार्टी बनाती है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम, जो कि चाइना में चल रहा है। लेकिन वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम लोगों को कोई चॉइस प्रोवाइड नहीं करती, और डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास में चॉइस होनी चाहिए। तो कुछ कंट्रीज के अंदर जो सरकार है वो दो पार्टीज के बीच में स्विंग करती है, तो ऐसी डेमोक्रेसीज को हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम, जहाँ पे दो पार्टीज जो है वो पावर में आने का चांस रखती है। ये चलता है आपका यूएसए और यूके में। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, वहां पर 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आने की जो है पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो ऐसी कंट्रीज को हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि है इंडिया। अब जब इलेक्शन के लिए कुछ पार्टीज एक साथ में आ जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको हम बोलते हैं अलायंस, या उसको हम बोलते हैं फ्रंट। इंडिया में 3 तरीके के फ्रंट है। एक है आपका एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरा है आपका यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और तीसरा है आपका लेफ्ट फ्रंट। ठीक है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम जो है वो आइडियल नहीं है। कितनी पार्टी सिस्टम होना चाहिए उसकी जो है कंट्री की नीड और कंट्री के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। अब सवाल आता है कि नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज, किसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। तो नेशनल पार्टी कहलाने के लिए क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, इफ पार्टी विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में 2% सीटें जीत जाए। कितनी सीटें, 545 सीट है, 545 का 2% निकाल लो तो 11 सीट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है लोकसभा में तो वो क्या है, नेशनल पार्टी। अच्छा ये क्या है, इफ पार्टी विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। अब ये मान लो कि 2% जो है सीट, ये मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है और वो जो है उसकी 11 की 11 सीटें एक ही स्टेट से आ गई। फॉर एग्जांपल एक पार्टी है जिसने 11 लोकसभा सीट जीत ली राजस्थान से, तो वो नेशनल पार्टी नहीं होगी, क्योंकि उसको 11 सीट्स 3 अलग अलग स्टेट से जीतनी पड़ेगी। ये पहला क्राइटेरिया है। आगे देखो, एट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पार्टी पोल्स 6% ऑफ वेट इन 4 स्टेट्स इन एडिशन टू 4 लोकसभा सीट्स। पहला क्राइटेरिया क्या है, या तो पार्टी 2% सीट जीत ले टोटल लोकसभा की 3 डिफरेंट स्टेट से, या फिर पार्टी जो है वो 6% वोट लिया है 4 अलग अलग राज्यों से और 4 लोकसभा सीट जीत जाए। ठीक है, फिर है अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, एक पार्टी 4 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है तो उसको भी आप नेशनल पार्टी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन कंट्री अकॉर्डिंग टू 2019। लेकिन अगर 2023 की बात करें तो हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज निकल कर आती है। नेशनल पार्टीज का क्राइटेरिया क्या है,
या तो वो 11 लोकसभा सीट जीत जाए, 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट जीत जाए 3 राज्यों से, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट लिया है लोकसभा या स्टेट असेंबली के 4 अलग अलग स्टेट से, या और इसी के साथ 4 लोकसभा सीट भी जीत जाए। 4 लोकसभा सीट्स, 4 स्टेट्स, 6% वोट इन लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, या वो पार्टी 4 स्टेट्स के अंदर स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो। तो ये अगर क्राइटेरिया मैच कर रहे तो आप उसको नेशनल पार्टी बोलोगे। 2019 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 7 नेशनल पार्टी थी और 2023 के अंदर 6 नेशनल पार्टीज बची। तो ये 6 नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। सबसे पहली है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईएनसी। ये जो है इसको हम कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं और ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी में से एक पार्टी है। ये पार्टी जो है 1985 में एयो हुम ने बनाई थी और इसने इंडियन पॉलिटिक्स और नेशनल जो इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। सेंट्रिस्ट पार्टी मतलब ये ना तो राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है, एंड इन इट्स आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन द पार्टी एडवोकेट्स सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटी, इट सपोज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो 1991 में हमने एलपीजी लेके आए, ये उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, एक बार वापस देखो। सबसे पहली नेशनल पार्टी कौन सी है, आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी में से एक पार्टी है। इसको 1885 में एयो हुम ने बनाया और इस पार्टी ने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इस पार्टी ने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये पार्टी जो है वो सेंट्रिस्ट पार्टी है, तो ये ना राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है और ये सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है कि सारे धर्म बराबर होने चाहिए। ये वेलफेयर की बात करती है, जो कि समाज में पिछड़े हुए लोग हैं और माइनॉरिटीज की। ये पार्टी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को सपोर्ट करती है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, जो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, उसको सपोर्ट करते हैं और ये पार्टी का सिंबल है। आगे देखो, अ रूलिंग पार्टी एट सेंटर टिल 1977। इंडिया में आजादी के बाद जब चुनाव हुए, 1952 के बाद जो चुनाव हुए, 1952 से 1977 तक सेंटर में इसी की सरकार बनी और फिर ये बाद में जो है 1980 और 89 तक वापस से सरकार में रही अपने दम पर। ठीक है, इन लोकसभा इलेक्शन 2024 इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट्स आई और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई इंडिया में और इसने ओपोजिशन का रोल प्ले किया। इट इमर्ज एज लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर्स इन लोकसभा इलेक्शन इन 2004। 2004 में ये सबसे बड़ी पार्टी थी जिसकी 145 सीट्स आई और इसने अलायंस बनाया हुआ था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सॉरी यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, और उसकी ये जो है सबसे ज्यादा सीट थी। तो 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बनाई, अलायंस के साथ किया, कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। कांग्रेस पार्टी वाज लीडर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2014। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार में सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थी नेशनल कांग्रेस। ये यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, मैंने बोला ना, अलायंस में बहुत सारी पार्टी होती है, तो यूपीए की सरकार थी लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सीट किसकी थी, आईएनसी की। कितनी आई थी, 145 सीटें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्टी है अपनी भारतीय जनता पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीजेपी और ये इस पार्टी का सिंबल है। ये पार्टी 1980s में फाउंड हुई थी जो है भारतीय जनसंघ को विलय करके। ठीक है, और इस भारतीय जनसंघ के जो है फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि 1951 में बनी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 1980s में पार्टी बनी। इससे पहले एक पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनसंघ, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया। भारतीय जनसंघ को अदर पार्टीज के साथ में मिला के इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। अब it wants to build a strong and modern India by taking inspiration from India's ancient culture and values and दीन दयाल उपाध्याय आइडिया है। ये दीन दयाल उपाध्याय के आइडिया क्या है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय। बीजेपी का मोटिव क्या है कि जो है इंडिया को मॉडर्न बनाए, किसके बिहार पे, इंडियन कल्चर के बिहार पे। और ये जो है दीन दयाल उपाध्याय के आइडियाज को एडवोकेट करती है। उनके आइडियाज क्या है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब सबको एक साथ लेकर चलना, सबका साथ। ठीक है, और अंत्योदय का मतलब क्या होता है, अंत्योदय मतलब जो सबसे वीकर है
उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सबसे गरीब या सबसे पिछड़े हुए लोग हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसकी आइडियोलॉजी क्या है? कल्चरल नेशनलिज्म, या उसको आप हिंदुत्व भी बोल सकते हैं। अब ये जो है ये इंडिया का पूरा टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे JNK का कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास में, कुछ चाइना के पास में, तो बीजेपी चाहती है कि इंडिया का जो भी इंडिया का एरिया है वो इंडिया में आ जाए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी आ जाए और पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी आ जाए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड वांट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सब पे एक तरह का कानून चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग रिलीजन के लिए अलग लॉ है और अलग रिलीजन के लिए अलग लॉ है। फॉर ऑल पीपल लिविंग इन कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इट एडवोकेट्स बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्सेशन। ये जो है बीजेपी ये नहीं चाहती कि कोई हिंदू है तो मुस्लिम बन जाए या कोई मुस्लिम है तो हिंदू बन जाए। इट सपोर्ट्स बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990s। 1990s में इसका जो है वो बेस बढ़ने लग गया, लोग इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग गए। ये 1998 में पावर में आए as a leader of National Democratic Alliance, including several states and regional parties, and remain in power till 2004. 1988 में पावर में आते हैं और 2004 तक पावर में रहते हैं। किसकी सरकार बन रही है? एनडीए की। और एनडीए सरकार में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? बीजेपी। इमर्ज एज लार्जेस्ट पार्टी विद 240 सीट्स इन 2024 लोकसभा इलेक्शन, करंटली लीड रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट सेंटर। 2024 में जो है 240 सीट आई है और अभी की जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार में मेजर पार्टी कौन सी? आपकी बीजेपी मेजर पार्टी है। उसके बाद अगर अपन पार्टी की बात करेंगे तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टी का सिंबल है एलिफेंट, शॉर्ट फॉर्म में बीएसपी। दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर लीडरशिप ऑफ कांशीराम। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कब बनी? 1984। कांग्रेस के 99 इयर्स बाद कांग्रेस बनी 1885 में, ये 1984 में बन गई। कौन बना रहा है? कांशीराम। कांग्रेस को किसने बनाया? एओ ने। बीजेपी कब बनी? 1980s में। ठीक है, किससे बनी? भारतीय जनसंघ ने। भारतीय जनसंघ को किसने बनाया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब बनाया? 1951 में। जो है बीजेपी किसके आइडियाज को फॉलो करती है? दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज को। उनके आइडियाज क्या थे? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय को। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। द पार्टी एडवोकेट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बहुजन समाज विच इंक्लूड्स दलित, आदिवासी, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की बात करती है। बहुजन समाज मतलब जो नंबर में ज्यादा है। कौन कौन है? दलित है, आदिवासी है, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज है। ये इनकी बात करती है, ये पिछड़ों की बात करती है। दिस पार्टी हैज गुड होल्ड इन उत्तर प्रदेश एंड हैज बीन इन पावर फॉर यूपी फॉर कपल ऑफ टर्म्स। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होल्ड है और बार बार सरकार भी बनाई है उदयपुर में, उत्तर प्रदेश में। इन लोकसभा इलेक्शन 2024 ऑब्टेन 2.4% टोटल वोट शेयर। 2024 के अंदर 2% इसको वोट मिले लोकसभा के चुनाव के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं, तो उसका पूरा फुल फॉर्म है CPIM। इससे पहले एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उस कम्युनिस्ट पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, उसमें से एक टुकड़ा कहलाया आपका CPIM। The Communist Party of India, Marxist, usually known as CPIM, split from Communist Party of India in 1964. तो 64 में इसका जो है वो जन्म हुआ। It is the strongest state in Kerala, West Bengal and Tripura as of 2006। 2006 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती केरला में, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में, and leads the government in all these states। 2006 में इन 3 स्टेट्स में इसकी सरकार थी। It supports socialism, secularism and democracy। CPIM किसको सपोर्ट करी है? सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। सोशलिज्म का मतलब है कि प्रॉपर्टी पे जो राइट है वो पूरी जनता का होना चाहिए, ना कि एक आदमी का। तो सोशलिज्म जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ में। इट अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब टेरिटरी एक्सपैंड करना। जैसे ब्रिटिशर ने अपनी टेरिटरी एक्सपैंड की थी, तो ब्रिटिशर जो है वो एक इंपीरियल पावर थे क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहे थे। तो CPIM इंपीरियलिज्म को अगेंस्ट में और कम्युनिज्म के अगेंस्ट में। कम्युनिज्म मतलब रिलीजन के नाम पे लड़ाई दंगे करना। इट बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड सपोर्ट देम एज मींस ऑफ सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। इसकी क्या सोच है? इसकी सोच डेमोक्रेसी में है, इसकी सोच इलेक्शन लड़ने में है, ताकि वो पावर में आए और लोगों को जस्टिस दे सके। ये इस पार्टी का सिंबल है। एक तो है फरसा, एक है हथौड़ा। तो किसानों की और मजदूरों की पार्टी है ये। एक आपकी पार्टी है
नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पार्टी है। द नेशनल पीपल्स पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय पीए संगमा आफ्टर एक्सपल्शन फ्रॉम एनसीपी इन जुलाई 2013। शरद पवार की पार्टी से उनको बाहर निकाल दिया गया था, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली जुलाई 2013 में। किसने बनाई? पीए संगमा ने। उनकी पार्टी का नाम क्या है? एनपीपी, नेशनल पीपल्स, और ये जो है वो पार्टी का सिंबल है। इट इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन स्टेट्स ऑफ मेघालय एंड प्रेजेंस इन मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मेनली मेघालय में है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और ये पहली नेशनल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। लास्ट पार्टी है आपकी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को जो है वो नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल ने बनाया। ये जो है 2 स्टेट्स में इनकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब। दिल्ली में हाल ही में नहीं है, लेकिन पंजाब में सरकार चल रही है। आफ्टर गुजरात असेंबली इलेक्शन इट ऑब्टेन नेशनल पार्टी स्टेटस। गुजरात में जो चुनाव हुआ उन्होंने वहां पे जाके चुनाव लड़ा और आप जो है नेशनल पार्टी बन गई। इन लोकसभा इलेक्शन 2024 इनको 3 लोकसभा सीट्स मिली। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने नेशनल पार्टी देखी, नेशनल पार्टी की एलिजिबिलिटी और उसके एग्जाम्पल्स। कितने एग्जाम्पल्स पढ़े? 6। सबसे पहली हमने पढ़ी आईएनसी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, फिर हमने पढ़ी सीपीआई एम, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी। इन सारे सबके फीचर्स आपको याद होने चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा फ्राइडे को शाम 4 बजे, और उसमें हम जो है वो लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट पार्टीज, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और सोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं हम लेक्चर नंबर 3 में करने वाले हैं। ये हमारा था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। इस लेक्चर में समझाने वाला इतना कुछ नहीं था, क्योंकि सारा आपको याद करने का है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।